नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है विज्ञान की इस क्लास में। आज अपने एक बायोलॉजी के बहुत ही अति महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो आज का बिंदु रहेगा अपना सूक्ष्म जीव। आज का बहुत ही और बायोलॉजी का सबसे जो मुख्य बिंदु है वो कौन सा है? सूक्ष्म जीव। अब इस बिंदु के अंदर अपने सबसे पहले इस बिंदु को वर्गीकृत करेंगे कितने भागों के अंदर? 5 भागों में, क्योंकि सूक्ष्म जीव है और इस सूक्ष्म जीव को कितने भागों के अंदर विभाजित किया जाता है? 5 भागों में। इसके अंदर से देखना कि सबसे पहला भाग कौन सा रहेगा। सबसे पहला भाग रहेगा अपना, सबसे पहला भाग रहेगा विषाणु या वायरस। सर्वप्रथम का जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा विषाणु या वायरस। इसी के आगे इसी कड़ी के अंदर दूसरा हिस्सा जीवाणु यानी बैक्टीरिया। इसी कड़ी में तीसरा हिस्सा प्रोटोजोआ और इसी कड़ी के अंदर चौथा हिस्सा प्रोटोजोआ और चौथा हिस्सा कौन सा रहेगा? कवक। और इसी कड़ी के अंदर 5वां हिस्सा रहेगा कृमि। ये 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। अब ये देखो कि ये अपने आप के अंदर तो सभी सूक्ष्म जीव है, परंतु इन सभी सूक्ष्म जीवों की यदि आपस में एक दूसरे से तुलना की जाए तो सबसे सूक्ष्म जीव, सिर्फ सूक्ष्म जीवों की तुलना करने पर सबसे सूक्ष्म जीव देखा जाएगा तो वो कौन सा होगा? विषाणु या वायरस। और इसी की कड़ी के अंदर सबसे बड़ा सूक्ष्म जीव कौन सा होगा? कृमि। अब ये देखिएगा कि वायरस सबसे छोटा और कृमि सबसे बड़ा, और हमने ये बात बोली है कि सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले सूक्ष्म जीव किन्हें बोलेंगे? ऐसे जीव जिनको देखने के लिए किसकी आवश्यकता हो? सूक्ष्म दर्शी की आवश्यकता हो। वो कौन से जीव कहलाएंगे? सूक्ष्म जीव कहलाएंगे। इन सभी को देखने के लिए, कृमि को छोड़कर सभी को देखने के लिए सूक्ष्म दर्शी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले देखिएगा कि सबसे पहला जो सूक्ष्म जीव रहेगा आज के लिए अपना, वो कौन सा है? विषाणु। और ये सर्वप्रथम भी आता है। और इस विषाणु या वायरस के जो गुण हैं, जो लक्षण हैं, वो लक्षण इन सभी सूक्ष्म जीवों से इस सूक्ष्म जीव को अलग रखता है। एक अपवाद के रूप में रहता है ये वायरस। अब ये अपवाद के रूप में कैसे रहता है, किस प्रकार का ये वायरस है? इस वायरस शब्द का निर्माण किससे हुआ है? तो देखिएगा कि जो विषाणु या वायरस है, इस विषाणु शब्द का निर्माण हुआ है विष। किससे हुआ जी? विष या विषाक्त से, यानी जहर या जहरीले शब्द से किसका निर्माण हुआ है? वायरस का निर्माण हुआ है। जिस शब्द का निर्माण ही जहर से हुआ है वो वायरस या वो जीव, जिस जीव के शब्द का निर्माण किससे हुआ है? विष से हुआ है। वो जीव अपने आप में कितना जहरीला हो सकता है, यह अभिप्राय हम किससे लगा सकते हैं? इसके शब्द से लगा सकते हैं। अब ये देखिएगा कि विष या विषाक्त से विषाणु का निर्माण हो चुका है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसके खोजकर्ता, कि सर्वप्रथम वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वप्रथम वायरस की खोज की गई थी दमित्री इवोनोविस्की के द्वारा। किसके द्वारा जी? दमित्री इवोनोविस्की के द्वारा सबसे पहले क्या की गई थी? वायरस की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1892 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम दमित्री इवोनोविस्की के द्वारा 1892 ईस्वी के अंदर वायरस की खोज की गई थी। और ये वायरस की खोज की किसके अंदर गई थी? और वायरस सबसे पहला खोजा गया था कौन सा? तो सबसे पहले सर्वप्रथम खोजा गया वायरस था प्लांट। एनिमल नहीं था, प्लांट वायरस था। और ये प्लांट वायरस किसके अंदर सबसे पहले खोजा गया था? किस पादप के अंदर खोजा था? तो जो तंबाकू का पादप था ये। अब इस तंबाकू के पादप के अंदर एक तंबाकू का पादप और इस तंबाकू के पादप की जो पत्तियां थी वो धीरे धीरे पीली पड़ने लग गई, अंदर की तरफ मुड़ने लग गई और इस पादप से अलग होने लग गई। इस प्रकार के लक्षण इवोनोविस्की जी ने किस पादप में देखे? तंबाकू के पादप में देखे। और जैसे ही ऐसे लक्षण दिखाई दिए तो उसके लिए उत्तरदायी घटक कौन है? इसकी खोज करने के लिए जैसे ही इस पर तंबाकू के पादप पर रिसर्च शुरू किए गए थे तो एक पाया गया कि जो तंबाकू का पादप है, तंबाकू के पादप की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ी है। किसके कारण? TMV के कारण। ले ये TMV क्या है? अब TMV देखिएगा, T है तंबाकू, M शब्द से विप्राय है मोजेक और V से है वायरस।
यानी सर्वप्रथम खोजा गया वायरस तंबाकू मोजेक वायरस था। और यदि हम बात करें कि इस वायरस शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो वायरस शब्द का निर्माण किया गया जी एम ब्रेजनिक के द्वारा। किसके द्वारा? एम ब्रेजनिक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस वायरस शब्द का निर्माण किया था। तो सबसे पहले एक ही चर्चा की हमने कि ये जो विषाणु है सर्वप्रथम किसके अंदर खोजा गया था? तंबाकू में। और सर्वप्रथम खोजा गया वायरस कौन सा था? TMV तंबाकू मोजेक वायरस। ये नाम क्यों रखा गया? नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस जो वायरस की स्ट्रक्चर थी वो वायरस की स्ट्रक्चर किसकी तरह थी? मोजेक की तरह थी, पतली थी, बेलनाकार इस वायरस की स्ट्रक्चर होती है, घुमावदार स्ट्रक्चर होती है, तागेनुमा स्ट्रक्चर होती है। अब यदि हम देखें कि ये जो TMV है ये तंबाकू मोजेक वायरस के बाहर की जो परत है वो 2130 प्रोटीन की इकाइयों से मिलकर बनी है। और ये जो प्रोटीन की इकाइयों से मिलकर जो इसकी बाहरी परत बनी है उसे बोला जाता है कैप्सोमियर्स। क्या बोला जाता है? कैप्सोमियर्स। तो कैप्सोमियर्स कहते हैं कि जो इस वायरस की बाहरी जो आवरण होता है जो प्रोटीन से मिलकर बना होता है उसको अपने क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर्स। अब इसके आगे देखिएगा कि सबसे पहले खोज इनके द्वारा कर दी गई, ये तंबाकू का पादप था। आगे मैं बता रहा हूँ कि ये जो वायरस के जो लक्षण है, गुण है, जो इस वायरस को सभी सूक्ष्म जीवों से क्या रखता है? अलग रखता है। वो गुण किस प्रकार के हैं? तो मुख्यतः सर्वप्रथम पहला गुण देखिएगा कि सिंगल एक कोशिकीय है, पूर्णतः शरीर और शरीर के अंदर होने वाली समस्त जैविक प्रक्रिया सिर्फ कोशिका के द्वारा संपन्न की जाती है, क्योंकि है इसके अंदर कोशिका, कोई ऑर्गन तो है नहीं। उसके बाद में दूसरा यदि हम बिंदु देखें, दूसरा बिंदु है कि ये जीव, ये सूक्ष्म जीव किस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करेगा? परजीवी की तरह। किसकी तरह? परजीवी की तरह। अब ये परजीवी वर्ड कहाँ से आया? परजीवी जो शब्द है ये कहाँ से आया? तो मैं सिर्फ परजीवी शब्द से अभिप्राय बता रहा हूँ कि जो परजीवी होते हैं यानी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, अपने आहार के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। दूसरे जीवों के मांस हैं, उनका रक्त है, यानी मांसाहारी रक्तभक्षी जो जीव होते हैं वो मुख्यतः कौन से जीव होते हैं? परजीवी। अपने आहार के लिए दूसरों पर आश्रित होना। जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ रक्तभक्षी का आपको, जूं है, मनुष्य के शरीर पर रहती है और अपना भोजन मनुष्य के रक्त से प्राप्त करती है। तो जूं भी कौन सा है? परजीवी है। एक आपने किल्ली शब्द सुना है कभी? किल्ली। ये जो किल्ली है, ये किल्ली भी पशु जो होते हैं, मवेशी हैं, मवेशी और पशुओं के शरीर पर, उनके कोमल भागों के ऊपर रहकर रक्त का भक्षण करते हैं, उसे अपने बोलते हैं किल्ली। तो दूसरा बिंदु किसका है जी? वायरस का। इसी की श्रेणी के अंदर तीसरा बिंदु देखिएगा आप, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और यही बिंदु इसके अलग लक्षण को प्रदर्शित करता है। तीसरा बिंदु है कि क्या, प्रश्न है कि क्या वायरस सजीव है? कि क्या वायरस सजीव है या निर्जीव है? तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम तीसरा बिंदु का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सजीव और निर्जीव, कि ये किस प्रकार का जीव रहेगा, सजीव है या निर्जीव है। तो ये देखिएगा कि जब तक ये वायरस या विषाणु वातावरण के अजैव घटकों के संपर्क में रहता है, वातावरण के अजैव घटक से अभिप्राय कि जैसे ताप है, नमी है, आर्द्रता है, मिट्टी है, वर्षा है, धूल है, प्रकाश है, ये सारे के सारे कौन से घटक हैं? अजैव घटक हैं। और जब तक ये वायरस वातावरण के अजैव घटकों के संपर्क में रहता है तब तक किसके लक्षण प्रदर्शित करता है? निर्जीव के। जैसे ही ये वायरस निर्जीव से यानी वातावरण से किसी भी जीव की कोशिका को संक्रमित कर दे या किसी जीव के शरीर में प्रविष्ट कर जाए, उसकी सेल को डैमेज कर दे, उसकी सेल को संक्रमित कर दे, यानी ये अब किसके संपर्क में आ चुका है? सजीव के संपर्क में आ चुका है। जैसे ही वातावरण से किसी जीव के शरीर में प्रविष्ट करेगा तो सजीव के संपर्क में आ जाएगा। तो मुख्यतः बात यह है कि जब तक वायरस निर्जीव के संपर्क में रहता है तब तक किसके लक्षण प्रदर्शित करेगा? निर्जीव के। जब ये सजीव के संपर्क में आ जाता है तब ये किसका लक्षण प्रदर्शित करेगा? सजीव के। यानी वायरस एकमात्र ऐसा सूक्ष्म जीव है जो सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण प्रदर्शित करता है और दोनों के मध्य ये किसका कार्य करता है? योजक, कड़ी का कार्य करता है, यानी दोनों के लक्षणों को जोड़ने का कार्य करने वाला एकमात्र सूक्ष्म जीव कौन सा है? वायरस या विषाणु। ये हमने इसके क्या पढ़े हैं? गुण पढ़े हैं। किसके गुण पढ़े हैं जी? वायरस के। तो सबसे पहले हमने खोज देखी थी कि सर्वप्रथम इसकी खोज कब हुई थी? 1800
92 ईस्वी को। उसके बाद में आगे हमने गुण पढ़े थे कि एक कोशिकीय हैं। सबसे प्रमुख गुण इसका क्या था? सबसे प्रमुख गुण ये था कि सजीव और निर्जीव इन दोनों के मध्य योजक कड़ी का कार्य करने वाला एकमात्र सूक्ष्मजीव कौन सा है? विषाणु या वायरस। इसी की श्रेणी के अंदर आगे देखिएगा कि वायरस की संरचना किस प्रकार की होती है। हम देख रहे हैं किसकी संरचना? विषाणु की संरचना। आगे का बिंदु अपना है विषाणु की संरचना। और ये विषाणु की संरचना किस प्रकार की होती है? तो विषाणु की संरचना यदि हम देखें तो देखो सभी विषाणु क्या अलग अलग प्रकार के हैं, सभी वायरस अलग अलग प्रकार के हैं और अलग अलग वायरसों की जो संरचना है वो अलग अलग होती है। कईयों की ईंट के समान होती है, कईयों की तागे के समान होती है, कईयों की गोल गेंद के समान स्ट्रक्चर होती है। जैसे कोरोना है, ऊपर कृष्टि जो उसकी सतह है उसके ऊपर कील नुमा क्राउन यानी ताज और कील नुमा स्ट्रक्चर हो सकती है, या कीलों की तरह नुकीला एक ताज पहना हुआ है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो सकती है। परंतु अपने उसी वायरस की स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे जो अपने शरीर के लिए लाभप्रद हो, लाभदायक हो। क्या वायरस मनुष्य के लिए लाभप्रद हो सकता है? बिल्कुल। कैसे हो सकता है देखिएगा। तो एक ऐसे वायरस की चर्चा करेंगे जो वायरस कौन सा है? बैक्टीरिया फेज, या इसे बोला जाएगा जीवाणु भोजी। क्या बोला जाएगा जी? जीवाणु भोजी। अब ये है बैक्टीरिया फेज या जीवाणु भोजी। अब ये बैक्टीरिया फेज या जीवाणु भोजी क्या है जी? वायरस है। इस वायरस की स्ट्रक्चर देखें कि सबसे पहले इस वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया? तो सर्वप्रथम इसकी संरचना के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे W. टैबोट, और इन्हीं के साथ में एक हैंकी नामक वैज्ञानिक और थे। उन्होंने तो बहुत अच्छी बात यानी इस वायरस के बारे में थोड़ा विस्तार किया था। विस्तार क्या किया था वो भी पढ़ेंगे अपने। अब इसके अंदर देखिएगा कि जो इस जीवाणु भोजी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस वायरस की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इस वायरस की स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार की, ये इसकी संरचना होती है। ठीक है। सामान्यतः हम हमारे लिए कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब इसके अंदर जो बाहर का जो आवरण होता है वो किसका बना होता है जी? प्रोटीन का। और इस प्रोटीन से निर्मित आवरण को क्या बोला जाता है? कैप्सिड। क्या बोला जाता है? कैप्सिड। तो सबसे पहले तो एक जो वायरस है उसके अंदर महत्वपूर्ण भाग होता है कैप्सिड, जो आवरण होता है। और इसी कैप्सिड के अंदर, इसी आवरण के द्वारा जो घिरी हुई है, इसका जो घिरी हुई आकृति है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? इस प्रकार से इसके अंदर पाए जाते हैं केंद्रकीय अम्ल, न्यूक्लिक केंद्रकीय अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, केंद्रकीय अम्ल पाए जाते हैं। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं इसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, किसके अंदर किस प्रकार का पाया जाता है। उससे पहले एक चर्चा करते हैं अपने कि जो हैंकी नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने सन 1896 ईस्वी के अंदर एक बात बताई थी कि जो ये बैक्टीरिया फेज जो वायरस होते हैं, ये बैक्टीरिया फेज वायरस हमारे भारत के अंदर, आपने एक बात सुनी होगी कि गंगा जल यानी गंगा नदी का जो जल है कितने भी समय तक पड़ा रहे, दूषित नहीं होता, खराब नहीं होता। अन्य नदियों का क्षेत्र यमुना का भी खराब नहीं होता है। गंगा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में है, यमुना में थोड़ी कम मात्रा में है। अन्य नदियों का देखें तो वो जल क्या हो जाता है? थोड़ा खराब हो जाता है कुछ समय के पश्चात। अब वो कारण क्या है कि गंगा नदी के जल को पहली बात तो बोला भी क्या जाता है? गंगा जल, और बिल्कुल शुद्ध होता है। क्यों होता है? और उसके बाद में भी आपने देखा होगा कि गंगा नदी में अत्यधिक गंदगी डालने के पश्चात भी गंगा नदी का जल इतना प्रदूषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गंगा नदी के अंदर जो वायरस है वो कौन सा है? बैक्टीरिया फेज। गंगा नदी के अंदर बैक्टीरिया फेज वायरस पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया फेज वायरस का अभिप्राय देखो क्या है कि फेज का अर्थ होता है टू किल यानी मारना, टू किल यानी मारना। अब किसको मारना? शब्द क्या लिखा हुआ है जी आगे? बैक्टीरिया को। यानी ऐसे वायरस जो जीवाणु को मारते हैं, जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, बैक्टीरिया को खाते हैं, वो कौन से होंगे? जीवाणु भोजी वायरस। जीवाणु भोजी वायरस। तो बैक्टीरिया फेज वायरस कौन से हो जाएंगे? जो जीवाणु को नष्ट करते हैं। और सामान्यतः जो गंगा नदी के अंदर जो बैक्टीरिया फेज वायरस है वो सामान्यतः किसके बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं? तो हैजा जो समस्या है इसका बैक्टीरिया कौन सा होता है? विब्रियो
कोलेरी नामक जो बैक्टीरिया है, इस विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया को ये क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। यानी विब्रियो कोलेरी को नष्ट करने के लिए कौन सा है, बैक्टीरिया फेज। तो बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए जो वायरस होते हैं उसे अपने क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया फेज बोलते हैं। तो इतनी चर्चा की है। उसके बाद में हम मुख्यतः जो चर्चा कर रहे हैं वो किसकी रहेगी, कि हमने बोला है कि बाहरी जो आवरण होता है वो प्रोटीन का है, उसे हम कैप्सिड बोलते हैं। इसके मध्य क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो सबसे पहले देखो न्यूक्लिक एसिड क्या है कि मनुष्य का शरीर है अनेक अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। उसी के अंदर से मान लीजिए ये कोई सेल है, ये कोशिका है और इस कोशिका का केंद्रक है। कोशिका का जो केंद्रक है, उस केंद्रक के अंदर जो भी एसिड पाया जाता है, जो भी अम्ल पाया जाता है, उसे अपने क्या बोल रहे हैं, केंद्रकीय अम्ल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, केंद्रकीय अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड। और ये कितने प्रकार का होता है जी, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक डीएनए होता है, एक क्या होता है, आरएनए होता है। एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। अब चक्कर तो ये पड़ रहा है कि क्या वायरस के अंदर दोनों ही न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी? नहीं जी। देखो एक वायरस में एक समय एक साथ मात्र एक केंद्रकीय अम्ल पाया जा सकता है। यानी यदि डीएनए है तो आरएनए नहीं होगा, यदि आरएनए है तो डीएनए नहीं होगा। यानी दोनों में से सिर्फ एक न्यूक्लिक एसिड किसके अंदर पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा, वायरस के अंदर। अब हम आगे की बात कर रहे हैं कि वायरस किसी मनुष्य को संक्रमित कैसे करता है। देखिएगा ये वायरस मनुष्य को संक्रमित करेगा कि सबसे पहले जो वायरस है, विषाणु है, ये विषाणु किस में प्रविष्ट हो जाएगा, ये विषाणु किसी भी जीव के अंदर। यानी जीव की, मान लीजिए कि लार के माध्यम से, जीव की जो लार के माध्यम से ये किसके अंदर प्रविष्ट करेगा, उसके ऑर्गन यानी अंग के अंदर। अब अंग से डायरेक्ट कहाँ जाएगा, किसी भी सेल के अंदर यानी कोशिका में। अब ये जो विषाणु है ये धीरे धीरे होता कहाँ पहुँच चुका है, मनुष्य के शरीर की सेल में, कोशिका के अंदर प्रविष्ट हो चुका है। अब कोशिका से आगे ये कैसे संक्रमित करता है, तो एक शब्द आता है इंटरकार्परेज। ये शब्द क्या होता है, इस शब्द से अभिप्राय क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, इंटरकार्परेज। इस शब्द को देखिएगा जरा, कि जैसे ये वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट करता है, सेल तक जाता है, तो इसका जो बाहर का आवरण है, कैप्सिड है, प्रोटीन का आवरण है, वो प्रोटीन के अंदर हमारे शरीर के ऑर्गन के अंदर घुलकर प्रोटीन के रूप में अवशोषित कर लिया जाता है। अब कैप्सिड अवशोषित हो चुका है और बचा क्या है, केंद्रकीय अम्ल। अब ये केंद्रकीय अम्ल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। यदि ये डीएनए होगा तो क्या होगा कि कैप्सिड घुलने के पश्चात ये जो केंद्रकीय अम्ल है ये हमारे शरीर की कोशिका में प्रविष्ट होगा, और कोशिका में प्रविष्ट होने के बाद में कहाँ चला जाएगा, केंद्रक में चला जाएगा। यानी इस वायरस का डीएनए हमारे सेल के डीएनए के अंदर जा रहा है। यानी यदि किसी भी केंद्रक के डीएनए के अंदर कोई अन्य डीएनए प्रविष्ट कर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरकार्परेज। क्या बोला जाएगा, इंटरकार्परेज। यानी केंद्रक के डीएनए के अंदर किसी भी अन्य डीएनए का प्रविष्ट हो जाना क्या कहलाएगा, इंटरकार्परेज। तो ये इस प्रकार का सिस्टम था। अब इसके अंदर देख रहे हैं हम कि संक्रमित तो इस प्रकार किया जाता है। अब ये वायरस है, इस वायरस के अंदर एक ही न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, अलग अलग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं जी, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन से, एक डीएनए और एक आरएनए। एक डीएनए होता है और एक आरएनए। आरएनए तो सदैव क्या होता है, एक कुंडली होती है इसकी, और डीएनए की कितनी कुंडली होती है, 2। आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का, प्रोटीन निर्माण का। अब डीएनए का कार्य क्या होता है, तो डीएनए का कार्य क्या होता है कि जिस प्रकार से कोई नया मुन्ना होता है, किसी भी मुन्ने का निर्माण होता है, तो मुन्ने के जो लक्षण हैं वो उसके किस पे जाते हैं, माता और पिता पर जाते हैं। अब मुन्ने के लक्षण माता पिता पर गए हैं, क्यों, इस मुन्ने में अपने पिता के भी लक्षण और अपने माता के भी लक्षण है। किस प्रकार होता है ये, कि जो माता का डीएनए है वो भी द्विकुंडलित है, इस प्रकार पिता का डीएनए वो भी क्या है, द्विकुंडलित है। इस प्रकार कि माता का डीएनए और पिता का डीएनए जब आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, तो ये बोलते क्या करें कि कुछ नया करें। नया क्या करें कि 2 कुंडली में से एक कुंडली मैं दूँ और एक कुंडली
आप दो। तो एक कुंडली बापू के डीएनए से, एक कुंडली माता के डीएनए से, जब ये दोनों अलग अलग कुंडली आपस में मिल जाती है तब जाके किसका निर्माण होता है, एक नई मुन्ने का निर्माण होता है। तो ये डीएनए और आरएनए हमारे शरीर के अंदर कुछ इस प्रकार कार्य करते हैं। अब इसके अंदर देखिएगा कि ऐसा कौन सा वायरस है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है, ऐसा कौन सा वायरस है जिसके अंदर आरएनए पाया जाता है। तो वायरस कितने प्रकार के हैं, देखिएगा वायरस अनेक प्रकार के हैं, और कौन से वायरस के अंदर डीएनए और कौन से के अंदर आरएनए है। तो आप देखिएगा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डीएनए की। तो मैंने आपको बताया कि डीएनए की कुंडली तो डबल भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है। डबल कुंडली कौन सी होगी, तो द्विरज्जुक, हिंदी में बोला जाता है द्विरज्जुक डीएनए, एक रज्जुक डीएनए, या आप बोल सकते हो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और सामने हो जाएगा इधर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखिएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में पाया जाएगा। मैं एक बात बता दूं कि जिस वायरस के अंदर डीएनए पाया जाता है ना, एकमात्र ऐसा वायरस कौन सा, अर्बो वायरस। कौन सा वायरस है जी, अर्बो वायरस। अर्बो वायरस एकमात्र ऐसा वायरस है जिसके अंदर सदैव कौन सा डीएनए पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। बाकी किसी भी वायरस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं पाया जाता है। एक प्रकार का अपवाद है, क्योंकि प्रत्येक वायरस में यदि डीएनए पाया जाता है तो कौन सा होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होगा। तो एकमात्र कौन सा वायरस, अर्बो वायरस है, जो जिसके अंदर कौन सा डीएनए पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। अन्य मैं बताऊं आपको कि जिस प्रकार से आरएनए किसके अंदर पाया जाता है, मिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, जिसके अंदर से आप रोग पढ़ते हो कि मम्मस, मिजल्स, गलछुआ कनफड़ा मम्मस और मिजल्स या खसरा। HIV है, जो एड्स रोग है वो भी वायरस के कारण हो रहा है। रेबीज रोग है रेब्डो वायरस के कारण। इन सभी के अंदर कौन सा केंद्रीय अम्ल पाया जाता है, तो इन सभी के अंदर पाया जाता है आरएनए। सामान्य सी बात है कि मुख्यतः वायरस के अंदर आरएनए पाया जाता है, परंतु एकमात्र ऐसा वायरस जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है, और वो भी कौन सा डीएनए जी, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। वो भी कौन सा डीएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब आगे की बात करेंगे कि जो वायरस है, ये विषाणु है। ये विषाणु प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित कर सकता है, या मनुष्य को किस प्रकार प्रभावित करता है कि उसके कुछ इम्यूनिटी सिस्टम के हिसाब से प्रभावित करता है या नहीं करता है। तो ये देखिएगा इसके अंदर कि विषाणु कैसे हमारे शरीर को प्रभावित करता है। तो हम बात कर रहे हैं कि विषाणु को जो प्रभाव है वो किस प्रकार मनुष्य पे पड़ता है। तो आपने एक शब्द सुना होगा, एंटीबॉडी। आपने एक शब्द सुना है, एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी क्या है, प्रतिरक्षी, यानी शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। अब ये देखिएगा कि जो एंटीबॉडी है, वास्तव में ये एंटीबॉडी एंटीजन की विपरीत प्रतिक्रिया के अनुसार हमारे शरीर में निर्मित होता है, और इसी एंटीबॉडी के द्वारा हमारे शरीर के अंदर किसका निर्माण होता है, प्रतिरक्षा तंत्र का। यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाला, प्रतिरक्षा तंत्र की सबसे मजबूत इकाई कौन सी है, एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी की संख्या अधिक तो प्रतिरक्षा तंत्र अत्यधिक मजबूत, यदि एंटीबॉडी की संख्या कम तो प्रतिरक्षा तंत्र भी कमज़ोर हो जाएगा। अब इस प्रतिरक्षा तंत्र का और इस वायरस का संबंध क्या है भाई, यानी किसी भी जीव का यदि हम बात करें यहाँ पे मनुष्य की, कि मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र और इस वायरस का संबंध क्या रहेगा, तो मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र और इस वायरस का संबंध ये रहेगा कि एक, इसे आप कहानी के रूप में समझिएगा ज़रा, कि आपने देखा है कि साधारणतः जो वैक्सीन और टीका, जो टीके लगाए जाते हैं वो बच्चों के बहुत ही कम उम्र में लगाए जाते हैं। क्यों ना उन टीकों को उन बच्चों के 10 या 15 वर्ष की आयु के पश्चात लगाए जाएं, क्यों नहीं लगाए जाते फिर बचपन के अंदर। देखो, एक तो वो बचपन के अंदर जैसे 8-10 महीने का कोई बच्चा है, बहुत छोटा है, महीने के अंदर 2-2 इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। क्यों उस पर इतना अत्याचार किया जा रहा है, क्यों उस पर इतना शोषण किया जा रहा है भाई? क्या कारण है कि बचपन के अंदर ही सारे वैक्सीन लगा दी जाती हैं, सारी वैक्सीनेशन बचपन के अंदर ही क्यों कर दी जाती है? तो इसका कारण देखो, ये बहुत अच्छा एक प्रश्न है, इंटरव्यू के अंदर भी पूछा गया प्रश्न है कि जो वैक्सीनेशन की जाती है बच्चे के अंदर वो बहुत ही कम आयु में क्यों की जाती है? क्यों ना उस बच्चे के अंदर 15 या 20 वर्ष के पश्चात वो सारी वैक्सीनेशन कर दी जाए? क्योंकि बचपन के जो 8-10 महीने का बच्चा है, 5 वर्ष का बच्चा है, तो वो बच्चे अभी तक छोटे हैं, उसके अंदर यदि इंजेक्शन लगाया जाए तो अत्यधिक दर्द या ऐसे नहीं पीड़ा हो रही है
तो ये जो शोषण है ये बचपन के समय क्यों किया जाता है, कारण क्या है? तो इधर देखिएगा कि जो हम बात कर रहे हैं कि सारी वैक्सीनेशन बच्चों के अंदर जन्म के समय की जाती है। तो बच्चों के अंदर देखो, मनुष्य के अंदर एकमात्र ऐसी ग्रंथि होती है जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। जी कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि। अब ये थाइमस ग्रंथि क्या सिस्टम है कि एकमात्र ऐसी ग्रंथि जिसके आकार में क्या होती है? कमी और वृद्धि होती है। वृद्धि कब होती है, कमी कब होती है? तो वृद्धि तो जन्म के समय ऑलरेडी होती है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी होती है ग्रंथि जन्म के समय, परंतु जैसे जैसे मनुष्य की आयु के अंदर वृद्धि होती है वैसे वैसे इस ग्रंथि के आकार में क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। और एक निश्चित आयु वृद्धावस्था के अंदर ये जो थाइमस ग्रंथि है बिल्कुल क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अब इस थाइमस ग्रंथि का कार्य क्या है, हमारे शरीर में किस प्रकार के कार्य करती है ये? तो ये थाइमस ग्रंथि जरा सुनिएगा कि थाइमस ग्रंथि एक तो आकार में कमी होती है, दूसरा तथ्य क्या है कि बच्चे के अंदर सर्वाधिक बड़ी होगी और बूढ़ों के अंदर बहुत ही छोटी, और जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे नष्ट हो जाएगी। तो ये जो थाइमस ग्रंथि है हमारे शरीर के अंदर किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। परंतु एंटीबॉडी के निर्माण के लिए इस ग्रंथि को प्रेरित करना होगा, अन्यथा ये ऐसे नहीं है कि अपने आप ही एंटीबॉडी का निर्माण करने लग जाएगी। इसको प्रेरित करना होगा कि इस तरह की एंटीबॉडी का निर्माण किया जाए। अब प्रेरित कैसे किया जाता है थाइमस ग्रंथि को? तो सबसे पहले तो देखो कि ये जो ग्रंथि है ये हमारे शरीर के अंदर मात्र 12 वर्ष तक कार्य करती है। कितने वर्ष तक कार्य करती है? मात्र 12 वर्ष तक कार्य करती है। और 12 वर्ष के पश्चात ये बहुत ही कम कार्य निष्क्रिय अवस्था के अंदर आ जाती है, बहुत ही कम कार्य करने लग जाती है, न के बराबर कार्य करती है। और ये जो अत्यधिक सक्रिय होती है कितने वर्ष की आयु में होती है? 5 वर्ष की आयु में। इसका मतलब यह है कि बचपन के समय हमारे शरीर के अंदर जितने एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाए, जितना इसका उपयोग किया जाए, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। और यदि हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है तो हमारा भविष्य भी उतना ज़्यादा क्या होगा? स्वास्थ्य की तरह, स्वास्थ्य के प्रति उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। यदि स्वास्थ्य के प्रति भविष्य को मजबूत करना है तो प्रतिरक्षा तंत्र को भी क्या करना पड़ेगा? मजबूत करना पड़ेगा। और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए थाइमस ग्रंथि का बचपन के समय उपयोग अत्यधिक किया जाए। कैसे किया? कि 5 वर्ष तक ये अत्यधिक कार्य करती है, 12 वर्ष के पश्चात ये निष्क्रिय हो जाती है। कार्य है इसका एंटीबॉडी निर्माण का, और एंटीबॉडी निर्माण के लिए इसको प्रेरित करना है। हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं कि एक मान लीजिए शहर का बच्चा है और एक ग्रामीण परिवेश में रहा हुआ बच्चा है। एक ग्रामीण परिवेश में रहा हुआ मुन्ना और एक शहर में रहा हुआ मुन्ना है। दोनों के प्रतिरक्षा तंत्र में आपको कोई अंतर लगता है? काफ़ी अंतर लगता है। शहर के बच्चे का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो थोड़ा क्या होता है? कमज़ोर होता है। किसकी अपेक्षा? ग्रामीण बच्चे की अपेक्षा। कारण क्या रहा होगा? ये कारण ये रहा होगा कि आपने देखा होगा कि शहर के अंदर जो थोड़े बहुत अच्छे खासे पढ़ लिखे जो माता पिता हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों को अत्यधिक सुविधाएं प्रदान करने के कारण, यानी बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले। सुविधाएं से अभिप्राय कि बच्चा कभी मिट्टी के संपर्क में ना आए, घर पे रहे तो बिल्कुल आरओ वाटर और बिल्कुल बिस्लरी का पानी पिए, बाहर जाए तो बिस्लरी की बोतल साथ में, यानी बहते हुए जल और सूक्ष्म जीव से बिल्कुल क्या कर दिया? उसको अलग कर दिया। मिट्टी से अलग कर दिया तो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है उसके संपर्क में नहीं आएगा। यानी बच्चा जो छोटा बच्चा होता है उसको जहाँ जाना है जाने दीजिए, जो चीज़ उसको स्पर्श करनी है करने दीजिए। वो पृथ्वी पर अपने जीवन का आनंद लेने आया, वो एक स्वतंत्र प्राणी है। और हम क्या कर सकते हैं कि बच्चा जो छोटा बच्चा होता है उसके अधिकारों को छीन नहीं सकते, उसके अधिकारों पर थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं। यदि उसके अधिकारों को समाप्त कर दिया गया कि बच्चे को क्या चीज़ छूनी है क्या नहीं छूनी है, तो वो उस बच्चे के लिए और उतनी मान्य है जितनी मानव अधिकारों का शोषण है। अब ये देखिएगा क्या सिस्टम है कि शहर के अंदर ये जन्म के समय किसी के भी संपर्क में नहीं आया, मिट्टी के संपर्क में नहीं आया, वातावरण के किसी घटक के संपर्क में नहीं आया। तो क्या बताइएगा, इसके शरीर में कोई सूक्ष्म जीव गया है? उस सूक्ष्म जीव को मारने के लिए यदि सूक्ष्म जीव जाता तो अब तो बचपन का समय है, थाइमस ग्रंथि बिल्कुल सक्रिय है, और बिल्कुल सक्रिय है तो ये थाइमस ग्रंथि उस सूक्ष्म जीव को मारने के लिए कोई एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती, परंतु नहीं। अब इधर देखिए ग्रामीण बच्चा है। ग्रामीण क्या है कि चलता चलता जो बहता हुआ जल होता है, 5-6 वर्ष का आयु का बच्चा है, बहते जल के अंदर ऐसे किया और शुद्ध किया और पानी पी लिया। तो आप बताइए कि जो ग्रामीण बच्चे ने जो बहता हुआ जल पिया है उसके अंदर कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं? करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। अब वो सारे के सारे सूक्ष्म जीव कहाँ प्रविष्ट कर दिए? बॉडी में। अब उन सूक्ष्म जीवों के कारण जितनी भी समस्याएं होती है, अब इन सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए
ये थाइमस ग्रंथि किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और ये थाइमस ग्रंथि जब एंटीबॉडी का निर्माण करती है तो एक एंटीबॉडी इस सूक्ष्म जीव को मारने में और एक एंटीबॉडी भविष्य के अंदर इस सूक्ष्म जीव को यदि कभी भी इस सूक्ष्म जीव से सामना करना पड़े तो उसके लिए उस एंटीबॉडी को कहाँ सेव कर देती है? मेमोरी के रूप में मस्तिष्क में। अब मैं एक आपको उदाहरण देके समझा रहा हूँ। जैसे ये तो आप क्या है कि सूक्ष्म जीव, जितने भी सूक्ष्म जीव होंगे थाइमस ग्रंथि एंटीबॉडी का निर्माण करेगी और एंटीबॉडी जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरक्षा तंत्र उतना ज़्यादा मजबूत होगा। शहर का बच्चा जन्म के समय कभी आया नहीं मिट्टी के संपर्क में, ना धूप के संपर्क में, 20 से 25 वर्ष की आयु हुई है, कोई ऐसी विपदा पड़ गई कि मिट्टी के संपर्क में आना पड़ा, तो जैसे ही मिट्टी के संपर्क में आएगा तो मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीव अब इसके शरीर के अंदर इन्फेक्शन एलर्जी करेंगे, अब संक्रमण करेंगे। तो क्या इसके शरीर में अब इस एलर्जी से, इस मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव से लड़ने की क्षमता है? नहीं है, क्योंकि ये जन्म के समय तो कभी संपर्क में आया नहीं और अब 20-25 वर्ष की आयु में थाइमस ग्रंथि के पास में ऐसी ताकत नहीं है जो किसका निर्माण कर सके? एंटीबॉडी का निर्माण कर सके। तो देखो, बचपन के समय हम वातावरण के जितने ज़्यादा घटकों के संपर्क में आएंगे हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उतना ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि बचपन के समय थाइमस ग्रंथि सर्वाधिक क्या होती है? एक्टिव होती है। सर्वाधिक 5 वर्ष तक एक्टिव होती है और 12 वर्ष के पश्चात ये कार्य करना बंद कर देती है। इसलिए जितना हमारे शरीर का ज़्यादा प्रतिरक्षा तंत्र जितना ज़्यादा मजबूत होगा, वायरस का प्रभाव बॉडी पर उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो ये थाइमस ग्रंथि यानी वायरस के द्वारा किस मनुष्य पर अत्यधिक प्रभाव डाला जा सकता है और किस पे न्यूनतम प्रभाव या कम प्रभाव डाला जा सकता है। तो आपने देखा है कि जिसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत, वायरस का प्रभाव उतना ही क्या होगा? कम होगा। और जिसका प्रतिरक्षा तंत्र जितना ज़्यादा क्या होगा? कमज़ोर होगा, वायरस का प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये वायरस के प्रभाव देखे हमने। अब हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा वायरस कौन सा और सबसे बड़ा वायरस कौन सा है। वायरस का आकार किस में मापा जाता है और अधिकतम कितना हो सकता है और न्यूनतम कितना हो सकता है। तो यदि हम वायरस के आकार की बात करें तो वायरस के आकार के अंदर देखिएगा वायरस का आकार सबसे पहले तो नैनोमीटर के अंदर मापा जाता है और न्यूनतम वायरस का आकार हो सकता है 20 नैनोमीटर और अधिकतम हो सकता है वायरस का आकार 300 नैनोमीटर का। न्यूनतम कितना हो सकता है? 20 नैनोमीटर और अधिकतम कितना हो सकता है? 300 नैनोमीटर का। तो यदि हम न्यूनतम वायरस 20 नैनोमीटर की बात करें कि 20 नैनोमीटर का भी कोई वायरस होता है? बिल्कुल होता है जी। आपने एक नाम सुना होगा अपवाद के अंदर, अर्बो वायरस। अर्बो वायरस किसमें सुना था कि जितने भी वायरस है यदि उसके अंदर डीएनए पाया जाता है तो डीएनए किस प्रकार का होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। परंतु एकमात्र ऐसा वायरस जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है वो कौन सा है? अर्बो वायरस है। तो अर्बो वायरस जिसके कारण रोग कौन सा है? शब्द पुकारा जाता है डेंगू, परंतु अर्बो वायरस तो डेंगू रोग करता है। तो डेंगू और डेंगू को क्या बोला जाता है? डेंगू बोला जाता है। अब देखो, अर्बो वायरस सबसे छोटा वायरस और सबसे बड़ा वायरस कौन सा हो जाएगा? पॉक्सो वायरस। सबसे बड़ा वायरस कौन सा हो जाएगा जी? पॉक्सो वायरस। पॉक्सो वायरस का आकार 300 नैनोमीटर और अर्बो वायरस का आकार कितना हो जाएगा? 20 नैनोमीटर। अब देखिए, जो वायरस है, वायरस के अधिकतम कितने प्रकार हो सकते हैं? तो वायरस के मुख्यतः 3 भागों के अंदर वायरस को विभाजित किया गया है। एक तो हो जाएगा प्लांट वायरस यानी पादप वायरस, एक हो जाएगा एनिमल वायरस यानी जंतु वायरस, और एक हो जाएगा बैक्टीरिया फेज यानी जीवाणु भोजी वायरस। 3 प्रकार के मुख्यतः ये वायरस हो जाएंगे, एक जीवाणु भोजी वायरस, एक जंतु वायरस और एक पादप वायरस। अब ये पादप वायरस तो हम सबसे पहले जहाँ से इस वायरस की शुरुआत हुई थी उस वायरस की शुरुआत के अंदर हमने पढ़ा था पादप वायरस कौन सा था? TMV यानी तंबाकू मोजेक वायरस, या आप पढ़ते हो एक पोटैटो मोजेक वायरस। तो ये जो पादप वायरस यानी ऐसे वायरस जो पादप को संक्रमित कर रहे हैं वो पादप वायरस। जंतु को संक्रमित करने वाले तो काफ़ी वायरस हैं, आपने सुना होगा। एक तो इधर ही लिख रखा हमने, अर्बो वायरस है, या हम बात करें रेब्डो वायरस, मिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, काफ़ी कुछ वायरस हैं। और एक HIV वायरस, कौन सा हो जाएगा? एक HIV वायरस। इस HIV वायरस की यदि बात करें तो जितने भी प्रकृति के अंदर आज तक के वायरस आए ना,
अब कोरोना है, कोई नया इसने अपना रुख अपना लिया, परंतु कोरोना से पहले वायरस के अंदर जो सबसे जो समझदार और सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ यदि कोई वायरस था तो वो कौन सा वायरस था? HIV वायरस था। एकमात्र ऐसा वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को डायरेक्ट क्या करता है? कमज़ोर करता है, प्रतिरक्षा तंत्र पर अटैक करता है, परंतु डायरेक्ट अटैक तो ये भी नहीं करता HIV वायरस। तो किस प्रकार करता है ये भी पढ़ेंगे अपने। तो HIV वायरस एकमात्र ऐसा वायरस है जो प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर रहा है? कमज़ोर कर रहा है। 3 नंबर वायरस की बात करें जी, जीवाणु भोजी वायरस की। ना तो हमारे शरीर के लिए पादप वायरस लाभदायक, ना हमारे शरीर के लिए जंतु वायरस लाभदायक। तो वायरस कौन सा लाभदायक है? एकमात्र ये वायरस है, कौन सा? जीवाणु भोजी वायरस, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। हमारे शरीर के लिए लाभदायक कैसे है कि ये किसका भक्षण करता है? देखो, भोजी यानी भोजन किसका कर रहा है? भोजन जीवाणु का। तो एकमात्र ऐसा वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करता है, कौन सा वायरस है? जीवाणुओं का भक्षण। तो कौन सा वायरस जीवाणु का भक्षण करता है जी? जीवाणु भोजी या बैक्टीरिया फेज वायरस। आपने देखा है कि जो गंगा का जल है, मैंने बताया था शुरुआत के अंदर कि अत्यधिक शुद्ध है, क्योंकि गंगा जल के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन से वायरस हैं? जीवाणु भोजी वायरस हैं। और स्पेशली ये जो जीवाणु भोजी वायरस है ना, ये हैजा के बैक्टीरिया को अत्यधिक खाते हैं। और हैजा का बैक्टीरिया कौन सा है? विब्रियो कोलेरी। हैजा का बैक्टीरिया कौन सा हो जाएगा जी? विब्रियो कोलेरी। तो आपने देखा है यहाँ पे कि कितने प्रकार के वायरस? 3 प्रकार के, पादप वायरस, जंतु वायरस, जीवाणु भोजी वायरस। जीवाणु भोजी वायरस एकमात्र ऐसे वायरस जो मनुष्य शरीर के लिए लाभदायक, बाकी ये 2 वायरस जो मनुष्य शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है, क्योंकि यदि पादप को भी हानि हो रही है तो वो पादप हमारा क्या है? भोजन ही है। जंतुओं का क्या है? भोजन ही है। इसलिए पादप को हानि हो या जंतुओं को हानि हो, वो मनुष्य जाति के लिए दोनों ही क्या है? हानिकारक। ये एक हो जाएगा लाभप्रद। न्यूनतम आकार वायरस का हो सकता है 20 नैनोमीटर और अधिकतम आकार हो सकता है 300 नैनोमीटर। मैंने सभी वायरस पढ़ाए, इसके अंदर से देखिएगा एक वायरस आपको बताया कि जो HIV वायरस है ये अत्यधिक समझदार है। एकमात्र ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? अत्यधिक कमज़ोर कर देता है। अंत में इतना कमज़ोर कर देता है कि हमारे शरीर के अंदर यदि कोई रोग प्रविष्ट हो गया तो वो रोग प्रविष्ट तो आसानी से हो जाएगा, परंतु नष्ट वो रोग पूरे जीवन भर नहीं होगा, उसका प्रभाव भी कम नहीं होता है। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में इतनी भी शक्ति नहीं बच सकती कि उस रोग के प्रभाव को क्या कर दे? कम कर दे। किस प्रकार? देखिएगा, ये वायरस ऐसी कैसी समझदारी इससे हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है उस पर अटैक करता है, क्योंकि कोई भी ऐसा सूक्ष्म जीव, किसी भी ऐसे सूक्ष्म जीव के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र पर डायरेक्ट अटैक कर सके, क्योंकि मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र में इतनी क्षमता होती है कि यदि कोई सूक्ष्म जीव डायरेक्ट अटैक करे तो वो उस सूक्ष्म जीव को नष्ट करने की ताकत रखता है। तो HIV वायरस को क्यों नहीं नष्ट किया जाता? देखिएगा HIV वायरस किस प्रकार संक्रमित करता है। सबसे पहले क्या है कि HIV वायरस जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये बॉडी के अंदर डायरेक्ट जाता है सबसे पहले कहाँ? लीवर में। कहाँ जाता है जी? लीवर में जाता है, यकृत में। यकृत से संबंधित एक अन्य बिंदु कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में जाता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में जाता है। अब ये देखिएगा, सबसे पहले HIV वायरस आएगा हमारी बॉडी के अंदर मनुष्य की यकृत में। जैसे यकृत के अंदर जाता है तो यकृत के अंदर पाई जाती है, आपने पढ़ी है तो कुम्फर सेल। कौन सी कोशिकाएं? कुम्फर कोशिकाएं, कुम्फर सेल पाई जाती है। कौन सी सेल पाई जाती है? कुम्फर सेल। तो कुम्फर सेल से इतना क्यों खतरा? क्योंकि कुम्फर सेल किसका कार्य कर रही है भाई? भक्षण का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? भक्षण का कार्य करती है, मारने का कार्य करती है। तो HIV वायरस को तो खतरा यही हो गया कि लीवर में आया हूँ, लीवर से आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि लीवर में कौन सी सेल है? कुम्फर सेल है। ये क्या करता है कि लीवर के अंदर दुब के बैठा रहता है और कुम्फर सेल की एक्टिविटी को देखता है कि ये किस प्रकार की क्रियाविधि कर रहा है, किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जैसे ये कुम्फर सेल की एक्टिविटी देखता है तो ये कुम्फर सेल की एक्टिविटी देखने के पश्चात ये देखता है कि कुम्फर सेल का निर्माण किससे हुआ है। इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, केंद्रीय अम्ल है, वो DNA है या RNA है। तो जब कुम्फर सेल के अंदर देखा जाता है तो कुम्फर सेल में क्या होता है? DNA डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब ये HIV अपने अंदर झांकता है तो अपने अंदर ये देखता है कि हमारे अंदर क्या है, तो हमारे अंदर RNA। और इन्होंने कहा कि जैसे ही हम लीवर से बाहर जाएंगे तो मस्तिष्क के द्वारा पहचान लिया जाएगा कि शरीर के अंदर कुछ विदेशी ताकतें घूम रही है, यानी RNA वाले लोग घूम रहे हैं, और थाइमस ग्रंथि के द्वारा हमारे को क्या कर दिया जाएगा? नष्ट कर दिया जाएगा। अब ये इधर देखिएगा भाई, DNA, कुम्फर सेल में DNA है तो यहाँ
पहली समझदारी HIV वायरस की, पहली तो थी दुब के बैठे रहता है, दूसरी समझदारी क्या है कि जैसे DNA को देखता है तो ये एक एंजाइम का निर्माण करता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है। इसी एंजाइम के बलबूते ये सारी प्रक्रिया करता है। यदि एंजाइम इस वायरस में ना हो तो ये कतई भी इतना बड़ा या इतनी बड़ी समस्या मनुष्य शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता कि जो HIV वायरस के अंदर RNA है, इस RNA को DNA में कन्वर्ट करने का कार्य किसका होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। आपने सुना होगा कि ये अपने आकार को भी छोटा बड़ा कर सकता है, इसलिए इस वायरस को बहरूपिया वायरस भी कहते हैं। और बहरूपिया वायरस यानी जो अपने वायरस आकार को छोटा बड़ा करते हैं उसे रिट्रो वायरस भी कहते हैं। तो रिट्रो वायरस की श्रेणी में कौन सा वायरस आता है? HIV। वो थोड़ी अलग बात थी। अब इधर देखो कि जैसे ही ये देखता है कि कुम्पर सेल में DNA है, अपने अंदर RNA है, तो RNA को DNA में कैसे बदला जाए, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को क्या कर लीजिए, निर्माण कीजिए और RNA को किस में कन्वर्ट कीजिए भाई? DNA में कन्वर्ट कीजिए। लो जी, अगला स्टेप है कि DNA के अंदर चेंज हो चुके हैं। अब HIV के अंदर क्या है जी? DNA सिंगल था, थोड़ी संख्या बढ़ाई, 1 से 2, 2 से 4, 5 से 10, इस प्रकार संख्या बढ़ाते गए, 2 से 4, 4 से 8 जो भी थे, यानी लगभग ये अब कितने की संख्या में आ चुके हैं? 10 की संख्या में। और HIV वायरस क्या करता है कि अपने 1-2 सैनिकों को भेजता है शरीर के अंदर कि थोड़ी हलचल करके आओ, क्या मस्तिष्क के द्वारा आप पहचाने जाते हो या नहीं पहचाने जाते। अब ये HIV वायरस लीवर से बाहर जाते हैं, शरीर के अंदर पूरे के अंदर घूम कर आ जाते हैं जी। मस्तिष्क के द्वारा नहीं पहचाने गई क्योंकि इनके अंदर क्या था? DNA था। और शरीर की कोशिकाओं के अंदर भी क्या था? DNA था। समान थे, कोई पहचान नहीं हुई। वापस आए कि जी किसी ने नहीं पहचाना। अब ये क्या करते हैं कि जैसे इनको पता लगा कि अब हम शरीर के अंदर घूमने के लायक हैं, शरीर की कोशिकाओं का भक्षण करने के लायक हैं, तब ये एक विधि अपनाते हैं। उस विधि को कहते हैं अपने विखंडन जनन। और इस विखंडन जनन के द्वारा ये वायरस इतनी ज़्यादा मात्रा में फैल जाते हैं, अरबों की संख्या में ये वायरस फैल जाते हैं। और ये वायरस अरबों की संख्या के अंदर विखंडन जनन के द्वारा वृद्धि करके जैसे ही उस लीवर से बाहर आते हैं और कोशिकाओं का भक्षण करने लगते हैं, तब जाके मस्तिष्क को पता लगता है कि शरीर के अंदर कोशिकाओं का भक्षण प्रारंभ हो चुका है। परंतु ये भक्षण DNA वाले लोग क्यों, यानी DNA वाले लोग ही भक्षण क्यों कर रहे हैं? DNA का भक्षण किसके द्वारा किया जा रहा है भाई? DNA के द्वारा किया जा रहा है। तो मस्तिष्क के द्वारा किसके पास में संकेत आता है? थाइमस ग्रंथि के पास में, कि शरीर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो किसको संक्रमित, किसका भक्षण कर रहे हैं? कोशिकाओं का भक्षण कर रहे हैं। तो थाइमस ग्रंथि कहते हैं जी कि संख्याओं के अंदर अत्यधिक वृद्धि होने के कारण मैं इनके ऊपर अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अब ये क्या करते हैं कि थाइमस ग्रंथि मस्तिष्क का आदेश है, फिर भी कहते हैं कि कोशिश करेंगे। तो थाइमस की कुछ असिस्टेंट होती है, थाइमस ग्रंथि कुछ असिस्टेंट है। कौन सी? लिम्फोसाइट सेल। कौन सी हो जाएगी? लिम्फोसाइट सेल। और एक हो जाएगी मोनोसाइट सेल। ये इसके सेनापति और किंग या राजा कौन है? थाइमस ग्रंथि। और इस लिम्फोसाइट का और एक असिस्टेंट है टी हेल्पर। टी हेल्पर यानी टी सहायक। सबसे पहले क्या, थाइमस ग्रंथि लिम्फोसाइट को बोलते हैं कि जाओ और वायरस है कैसा, फोटो लेके आओ। लिम्फोसाइट जाता है, इसको बोलता है कि जाओ फोटो लेके आओ। अब एक सेनापति को इतना बड़ा कार्य सौंप दिया जाता है, तो ये सेनापति भी किसकी उम्मीद रखता है कि यदि युद्ध जीत गया तो मैं थाइमस ग्रंथि की जगह बैठ जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा। तो टी सहायक कोशिका जाती है, HIV से फोटो लेने के बजाय क्या प्रारंभ कर देते हैं? युद्ध। और युद्ध के अंदर टी सहायक कोशिकाएं धीरे धीरे सारी की सारी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। लिम्फोसाइट जाती है भाई, लिम्फोसाइट भी समाप्त हो जाती है। मोनोसाइट जाती है, मोनोसाइट भी समाप्त हो जाती है। परंतु एक बहुत ही समझदारी की बात क्या है कि जैसे ये मोनोसाइट सेल जाती है ना, और जब मोनोसाइट को मारा जाता है तो मोनोसाइट के अंदर से एक पदार्थ स्रावित होता है जिसका नाम है इंटरकाइनेज। क्या पदार्थ होता है? इंटरकाइनेज। क्योंकि जैसे ये मरती है सेल तो इंटरकाइनेज निकलता है और मस्तिष्क को पता लग जाता है कि शरीर के अंदर इन सेल की मृत्यु क्या हो चुकी है? प्रारंभ हो चुकी है। तो ये HIV वायरस जैसे इन मोनोसाइट को नष्ट करती है और ये पदार्थ निकलती है, इस पदार्थ का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है, ताकि मस्तिष्क को पता ना लगे कि मोनोसाइट सेल को मारा जा रहा है। और अवशोषण कर करके ये सारी की सारी सेल को समाप्त कर लेते हैं। अंत में अत्यधिक संख्या में होते हैं और ये थाइमस ग्रंथि के चारों तरफ अपना घेरा दे लेते हैं और थाइमस ग्रंथि को कार्य ना करने के लिए बाध्य कर देते हैं। सामान्य सीधी सी बात है कि यदि कार्य करेगी तो HIV वायरस के द्वारा अटैक किस पे किया जाएगा? इस ग्रंथि पे। तो ये ग्रंथि भी नष्ट हो जाएगी। अब ये
जैसे ही थाइमस ग्रंथि के चारों तरफ अटैक करते हैं, थाइमस ग्रंथि अपना कार्य करना बंद कर देती है। अब एक सामान्य सी बात है कि आपने देखा होगा कि जो एड्स के मरीज़ हैं उनके अंदर यदि कोई रोग आता है तो कोई एंटीबॉडी कार्य नहीं करती। क्यों नहीं करती? एक बात देखिए, क्योंकि एंटीबॉडी को सक्रिय करने का कार्य किसका है? थाइमस का ही तो है। थाइमस जो ग्रंथि है यही मस्तिष्क को संकेत भेजती है कि ये मेमोरी जो हमने बहुत समय पहले एंटीबॉडी के रूप में सेव की थी, अब इस एंटीबॉडी की आवश्यकता है, इस एंटीबॉडी की कॉपी करनी है नहीं करनी है, प्रतिकृति करनी है नहीं करनी है, सारे के सारे कार्य के लिए यानी प्रतिरक्षा से संबंधित कार्य के लिए मस्तिष्क को प्रेरित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? थाइमस है। थाइमस ग्रंथि मस्तिष्क फिर इसको संकेत भेजता है, फिर ये आगे कार्य करती है, फिर ये एंटीबॉडी प्रतिकृति होती है और विषाणु या वायरस या बैक्टीरिया जो भी सूक्ष्म जीव है उसको नष्ट किया जाता है। अब ये देखना कि चारों तरफ घेरा दे रखा है। मान लीजिए कि जो HIV वायरस से ग्रसित कोई रोगी है और उसको क्या हो चुका है? मलेरिया हो चुका है। उसके शरीर में क्या प्रविष्ट हो गया है? कौन सा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। अब बाहर से एंटीबॉडी डाला जाता है कि इस प्रोटोजोआ का नष्ट किया जाए। जैसे एंटीबॉडी आते हैं, एंटीबॉडी थाइमस ग्रंथि के पास में आने की कोशिश करते हैं, परंतु घेरा किसका है? HIV वायरस का। कार्य नहीं कर रही। एंटीबॉडी आएगी, नष्ट हो जाएगी, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ वृद्धि करते जाएंगे और धीरे 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 शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र पूर्ण रूप से समाप्त होते ही उस रोगी की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अब एक और बात है कि इसी HIV से संबंधित मैं बता रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो क्या उसको एड्स रोगी बोला जा सकता है कि वो पूरे जीवन भर के लिए एड्स रोगी है? नहीं। एक बात देखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो उस व्यक्ति को एड्स रोगी तब तक नहीं बोला जा सकता जब तक कि उस रोगी के शरीर का पूर्णतः प्रतिरक्षा तंत्र क्या ना हो जाए? समाप्त ना हो जाए, तब तक उसको रोगी नहीं बोला जा सकता। क्योंकि कुछ एक ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर HIV पॉजिटिव यानी HIV वायरस पाया जाता है, परंतु उनके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उस HIV वायरस से लड़ने की क्षमता रखता है, इसलिए ये HIV वायरस उसके शरीर पे अत्यधिक प्रभाव नहीं डाल सकते और पूरे जीवन भर ये प्रतिरक्षा तंत्र इस वायरस को क्या करता है? दबा के रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर पूर्ण रूप से प्रतिरक्षा तंत्र समाप्त हो जाए, उन व्यक्तियों को अपने क्या बोल सकते हैं? एड्स रोगी बोल सकते हैं। यानी हमने यहाँ पे किसकी चर्चा की थी? आज वायरस की चर्चा की थी और इस वायरस के अंदर हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, इसके प्रभाव के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार ये कार्य करती है, कैसे ये प्रभाव डालती है। और आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी एक नया वायरस, और इस नए वायरस के अंदर अपने नए तथ्य पढ़ेंगे जो आप प्रतिदिन सुनते आ रहे हो कि न्यूज़ चैनल के ऊपर क्या चल रहा है, न्यूज़ चैनल पे सोशल साइटों पे जो चल रहा है उससे बहुत अलग है। हमारे जो परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए और जो हमने आगे का जो दूसरा वीडियो है कोविड-19 के ऊपर जो है, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि पूरे विश्व के अंदर कब कब जो हेल्थ इमरजेंसी लगी थी, कब कब इमरजेंसियाँ लगी थी, WHO के द्वारा क्या कार्य किया गया था, उसके बाद में वायरस का नामकरण किसके द्वारा किया जाता है और जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो किस एक्ट के आधार पर लगाई जाती है, कौन कौन से लागू होते हैं, इस कोरोना वायरस से संबंधित पहले कौन सी बीमारी थी, उसके इफेक्ट कौन से थे, कौन सी वैक्सीन बनाई गई थी, ये अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।